नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं रविकांत स्वागत करता हूं आप सभी का विरासत अकेडमी पर। दोस्तों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और हमने कैलकुलेट करना सीखा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो दोस्तों आज हम लोग उसी के आगे नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व और एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर फॉर द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो दोस्तों बात करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता क्या है। एक्यूमुलेटेड मतलब होता है जब डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट एक साइड रखे गए हों, यानी उसको शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व्स फॉर स्पेसिफिक लाइबिलिटीज के लिए हमने बना के रखा हुआ है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इट मींस जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे डिफरेंट रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं यानी जो पहले से बिजनेस को रन कर रहे होते हैं उनके बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी ये हम लोग लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको हम लोग डेबिट करते हैं। ध्यान रखना है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट की बात की जा रही है यहाँ पर, तो प्रॉफिट होगा तो डेबिट करेंगे। फिर से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी एक्चुअल में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अगर लाइबिलिटी अराइज नहीं हो रही है तो उसके केस में भी इसको डेबिट किया जाता है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन दोनों की बात हम लोग अभी डिटेल में करने वाले हैं, इसको डेबिट करते हैं। फिर फाइनली हम लोग जो पार्टनर्स होते हैं यहाँ पर, ऑल पार्टनर्स जो बिजनेस को रन कर रहे होते हैं उनके बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं फॉर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यानी जो इकट्ठे लॉसेस हैं डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स के, उसको क्या दिया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि लॉसेस क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करते हैं यानी कम करते हैं। तो हम लोग करते क्या हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, या डेबिट है जिसको हमने क्या किया क्रेडिट, और डेबिट किसको किया, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि ये पार्टनर्स के कैपिटल को रिड्यूस करता है। यहाँ पर करंट अकाउंट भी गिवन है। ध्यान रखना दोस्तों कि करंट अकाउंट कब होता है, जब इन केस ऑफ हम लोग फिक्स्ड मेथड अपनाते हैं तो वहां पर दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम लोग अपनाएंगे तो वहां पर करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। ये फिक्टिशियस एसेट होता है और जिसका प्रॉफिट हमको कई सालों में मिलता है, यानी जिसका बेनिफिट हमको डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स में रिसीव होता है। फॉर एग्जांपल लाइक हम लोग जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पे खर्च करते हैं, जब बिजनेस जब ओपन कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका फिक्टिशियस एसेट में इसको बोला जाता है। उसके अलावा और इसकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं होती, यानी फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैव नो वैल्यू इन द मार्केट, दैट्स व्हाई इसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। तो दोस्तों जो डिफरेंट नंबर ऑफ वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए फर्म क्या करती है, एक अलग से वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व बना के रखती है। फॉर एग्जांपल लाइक उनको ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स कोई इंजरी होती है और कोई लॉस होता है उसके कारण उनको, तो उससे जो डिफरेंट उनको नुकसान पहुंचे हैं उन लॉसेस को कवर करने के लिए अलग से जो फर्म क्या करती है, एम्प्लॉयर यानी फर्म का एम्प्लॉयर है वो जो रिजर्व बनाता है फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी किसका मेडिकल एक्सपेंसेस, जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे होते हैं, लॉस्ट वेजेस जिन्होंने उसकी वजह से अपना वो जॉब को गंवाना पड़ा। रिहेबिलिटेशन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई ड्रंक वगैरह कर रहा है उसके कारण उसको नुकसान पहुंचा है, फिर उसको रिकवर करने के लिए उस नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए उसको फिर से क्या किया जाता है, वो कंपनसेशन रिजर्व को
पेड करती है फर्म। उसके अलावा अदर बेनिफिट्स ऑन टू इंजर्ड एम्प्लॉयज, यानी इंजर्ड एम्प्लॉयज के लिए और डिफरेंट इंजरीज हो सकती हैं जिसके कारण वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोल सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो दोस्तों होता क्या है, बिजनेस के द्वारा क्रिएट किया जाता है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फॉर एग्जांपल कहीं पे जब बिजनेस फर्म इन्वेस्टमेंट करती है, लाइक फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फर्म में क्या कितना किया है इन्वेस्टमेंट, लाइक शेयर्स में 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट की है, और ड्यू टू मार्केट वोलेटिलिटी, यानी ऊपरी उतार और चढ़ाव के कारण, जो शेयर मार्केट में आपने सुना होगा कभी मार्केट बूम करता है या फिर डाउन होता है, तो उसके कारण क्या होता है इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो उससे लॉस को, यानी अगर लॉस होता है तो उससे बचने के लिए फर्म क्या करती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाती है। तो दोस्तों अगर फंड अराइज होता है तो उससे हम लोग एडजस्ट करते हैं, इन केस ऑफ लॉस हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट करते हैं। अब दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें डिफरेंट केसेस है, यानी आपके एग्जाम में कोई भी एक केस दे करके पूछा जा सकता है कि इस केस में क्या जनरल ट्रीटमेंट होने वाला है। तो इसी वजह से दोस्तों हमने डिफरेंट जो 4 केसेस बन सकते हैं उस सभी केसेस को हमने कंसीडर किया है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या गिवन है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, यानी ए बी सी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग गिवन है 2:2:1। दे एडमिट डी फॉर 1/4 शेयर विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी डी को ये लोग एडमिट कर रहे हैं। तो डी के एडमिशन के पहले उन्होंने देखा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में गिवन है लायबिलिटी साइड, अमाउंट कितना है 80,000, यानी इतने का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया गया है। तो डिफरेंट यहाँ पर कंडीशंस गिवन है। पहला है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में नहीं दिया होगा तब उसके केस में होगा क्या होगा, तो उसके केस में क्या करेंगे दोस्तों, ये मान लेंगे कि कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं हुई है। तो उसके केस में हम लोग क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में क्रेडिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इफ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000, यानी एक्चुअल में कंपनसेशन रिजर्व जो बैलेंस शीट में 80,000 और क्लेम कितने का राइज हो रहा है 50,000 का, तो जो रिमेनिंग 30,000 होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट है इफ अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड एट 80,000, यानी 80,000 का हमारा रिजर्व है और एक्चुअल में 80,000 रुपया ही वर्कमैन कंपनसेशन अराइज भी हो रहा है, तो वो सीधे सीधे यहाँ से एडजस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है इफ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 1 लाख, यानी एक्चुअल में हमारा कंपनसेशन रिजर्व 80,000 का है जबकि अराइज हो रहा है 1 लाख का, यानी कहीं ना कहीं 20,000 का हमारा ये नुकसान होगा। तो यहाँ पर हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट का मदद लेना पड़ता है, फिर वो लॉस जो होता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंट केसेस के क्या जनरल एंट्रीज होने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग केस 1 देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं केस 1 में क्या होने वाला है। केस 1, केस 1, तो केस 1 में क्या जनरल एंट्री होगा, यहाँ पर कोई भी कंपनसेशन ये अज्यूम कर लेंगे कि रिजर्व क्लेम नहीं किया जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन कौन है, टू ए, टू बी एंड टू सीज। एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट।
तो दोस्तों ये अमाउंट हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अमाउंट कितना है, 80,000, तो 80,000 यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं। उसके बाद 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 32,000, 32,000 और 16,000 रुपए, ये पार्टनर्स के बीच में सीधे सीधे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोगों का सेकेंड केस है, इफ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, यानी क्लेम एक्चुअल में अराइज कितने का हो रहा है, 50,000 में। तो चलिए देखते हैं केस 2 में क्या जर्नल एंट्री करेंगे। केस 2 में भी हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यानी अब देखिए दोस्तों, हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था, 80,000 का, लेकिन क्लेम कितना किया जा रहा है, क्लेम कितना है, 50,000। जो रिमेनिंग 30,000 है वो हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, एस कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 30,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 6 दूनी 12,000, 12,000 और 6,000। तो हमारा सेकेंड केस भी कंप्लीट होता है, यानी जहां पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अराइज हुआ था 50,000 का। जो रिमेनिंग 30,000 था वो हमने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम लोग केस थर्ड देखने वाले हैं। केस थर्ड में क्या होने वाला है, केस थर्ड में एक्चुअल में जो कंपनसेशन रिजर्व बनाया गया है उतना ही क्लेम अराइज हो रहा है, यानी हमने 80,000 का रिजर्व बनाया है और 80,000 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी अराइज हो रहा है। तो क्या जनरल एंट्री होगा, हम लोग डेबिट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अमाउंट कितना है, 80,000 डेबिट करेंगे और 80,000 ही क्रेडिट। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने रिजर्व जो बनाया है एक्चुअल में 80,000 का, और क्लेम भी हमारा 80,000 का अराइज हो रहा है। तो हमने डेबिट क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 80,000। तो ये हमारे डिफरेंट केसेस होते हैं कंप्लीट। अब हम लोग का लास्ट क्लेम बचा है, यानी केस नंबर 4। तो चलिए देखते हैं केस नंबर 4 भी हम लोग। तो केस नंबर 4 दोस्तों हम लोगों का क्या है, जहां पर क्लेम क्या हो रहा है, 1 लाख का राइज हो रहा है, जबकि हमने कंपनसेशन रिजर्व 80,000 का बनाया है। तो दोस्तों इसके केस में हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट का मदद लेना पड़ता है। तो यहां पर हम लोग डेबिट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अमाउंट कितना है, टोटल क्लेम 1 लाख का, 20,000 हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किया, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा अब 1 लाख। और फिर इसके बाद दोस्तों हमको नेक्स्ट एंट्री भी करनी होती है, यानी रिवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ है उसका एंट्री करेंगे।
तो इसके केस में क्या करेंगे, जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल को डेबिट करेंगे, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये लॉस कितने का हुआ है दोस्तों, रीवैल्यूएशन पे लॉस कितना हुआ है 20,000, तो 20,000 यहाँ पर क्रेडिट होगा दोस्तों। इतने अमाउंट से हम लोग डेबिट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो किस रेशियो में, 2:1, यानी 4 2 जा 8,000, 8,000 एंड 4,000। तो ये हमारा जो डिफरेंट 4 केसेस थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, वो होते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको बैलेंस शीट दे करके कोई एक सिंपल सा केस, यानी केस 2 पूछ सकता है, केस 3, यानी 4 डिफरेंट केसेस ना पूछ करके कोई एक केस इसमें से पूछ सकता है। और उसमें पूछ सकता है 4 ही डिफरेंट ऑप्शन देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा जनरल एंट्री पास करेंगे इन केस इफ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट जो भी अमाउंट गिवन होगा। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की तरफ। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि सबसे पहले बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड गिवन होगा, बैलेंस शीट। अब दोस्तों हम लोगों को एज एट 31 मार्च 2024, तो आप लोगों को पता है कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है तो यहाँ पर दोस्तों ये लायबिलिटी साइड होता है, एसेट देन अमाउंट इन रुपीज। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कैसे गिवन होगा और कैसे ट्रीटमेंट होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गिवन होगा, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट यहाँ पर बैलेंस शीट में गिवन होगा। मान लेते हैं ₹80,000 इन्वेस्टमेंट फंड बैलेंस शीट में गिवन है और हमने इसका रिजर्व बनाया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व अकाउंट। हम लोग इसको क्यों बनाते हैं, यहाँ पर कोई अगर लॉस होता है उस डेफिशिएंसी को मेट करने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं ड्यू टू मार्केट वोलेटिलिटी के कारण जो इन्वेस्टमेंट में गिरावट आती है उसको हम लोग रिकवर करने के लिए हम लोग एडवांस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट बना करके चलते हैं। तो मान लेते हैं हमने इसका फंड 30,000 का बनाया है। अब दोस्तों इसमें डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं पहला केस क्या होगा। केस वन होगा कि इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज। तो नो इंफॉर्मेशन अगर गिवन है, नो इंफॉर्मेशन, तो उसके केस में क्या करेंगे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो फंड होगा उसको हम लोग जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनके बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या जनरल एंट्री करेंगे,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके ओल्ड रेशियो में। अब दोस्तों बात करते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है इस समय मान लेते हैं 70,000 रुपया है, जबकि हम लोग बैलेंस शीट में देख रहे हैं 80,000 का इन्वेस्टमेंट है, और एक्चुअल में अभी हम लोग देख रहे हैं तो करंट में इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 70,000 रुपया है। तो दोस्तों इसके केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे होंगे 10,000 का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो क्या जनरल एंट्री हम लोग करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे, फिर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट 10,000 रुपए, उसके बाद जो 20,000 का हमारा रिमेनिंग बैलेंस बचेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, उसको हम लोग जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनके बीच हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड, अब मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है वो 50,000 हो गया है। 50,000 का मतलब अब यहाँ पर एक्चुअल में 80,000 होना चाहिए, लेकिन मार्केट वैल्यू देख रहे हैं तो ये 50,000 हो चुका है, यानी हमको यहाँ पर 30,000 का नुकसान हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी जितने का हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था उतने का ही एक्चुअल में लॉस राइज हुआ, तो दोनों आपस में मेट कर गए यानी इक्वल हो गया। यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बन रहा। अब नेक्स्ट आखिरी केस क्या होगा, केस 4। इसमें क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 40,000 रुपीज है, यानी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अब कितना हो गया, 40,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ 80,000 होना चाहिए, अब 40,000 हो गया, और हमने बैकअप के लिए जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था वो 30,000, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको 10,000 का एक्सेस नुकसान हो रहा है। तो इसके केस में दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, यानी 10,000 का एक्सेस नुकसान है उसको हम लोग डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को। फिर क्या करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ₹40,000, यानी जो लॉस था उसको एडजस्ट हमने कर दिया। अब फिर फर्दर क्या होगा, जो रिवैल्यूएशन पे लॉस आया है, यानी कितने का लॉस होगा, 10,000 का, क्योंकि 30,000 तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर होगा, जो रिमेनिंग 10,000 होगा उसके केस में क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी जो नया एडमिशन पार्टनर के होने से पहले जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उसके बीच में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका जनरल एंट्री भी देखते हुए चलते हैं। तो इसमें दोस्तों हमने डिफरेंट जो केसेस लिए थे उसी को आपको ध्यान में रखना है, हम समझाते हुए चलने वाले हैं। तो चलिए पहला केस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी यहां पर सीधे सीधे पहला 80,000 का इन्वेस्टमेंट है और एक्चुअल में इसका मार्केट प्राइस 50,000, यानी 30,000 का हमको फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, और हमने फंड भी 30,000 का बनाया है। तो यहां पर दोस्तों क्या करेंगे, 30,000 यहां लिख देंगे, 30,000 रुपए डेबिट टू 30,000 रुपया क्रेडिट। अब नेक्स्ट केस क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जितने डिक्रीज हो रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो दोस्तों यहां पर क्या बताया गया है कि जो फॉल हो रहा है यानी
मार्केट वैल्यू में जो डिक्रीज हो रहा है, यानी 80,000 का था, अब उसकी वैल्यू 40,000 हो गई है, यानी 40,000 का लॉस हुआ। और हम लोग जो फंड बनाए हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो 30,000 का बनाए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी ज्यादा यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो 10,000 का एक्सेस लॉस है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे 30,000, यहाँ पर लिखेंगे 30,000, और 10,000 का जो एक्सेस लॉस है उस अमाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट 40,000, क्योंकि हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी 80,000 से घटकर 40,000 हो गई थी। तो उसके कारण क्या हुआ, 30,000 हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया था तो वहां से डेबिट किया, और जो डेफिशिएंसी आ रही थी उस अमाउंट को हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया। फिर क्या करते हैं दोस्तों, जो लॉस आया है रिवैल्यूएशन पे, उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यानी 10,000 यहाँ हो जाएगा और 10,000 यहाँ। अब दोस्तों नेक्स्ट है, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द बुक वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है, ये केस हमने बताया नहीं था आपको, और ये केस क्या है समझिए आप लोग। केस नंबर, इसको मान लेते हैं हम लोग 5, केस 5 यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, केस 5, यानी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अब कितनी हो गई है, 90,000 रुपए। यानी अभी तक हम लोग डेफिशिएंसी दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 90,000 हो गई, यानी 80,000 से बढ़कर 90,000। और हम लोग लॉस को कवर करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था जो कि 30,000, यहाँ पर 30,000 ये हमारा सेफ रह गया। उसके साथ साथ 10,000 का एक्सेस मार्केट वैल्यू हो चुकी है, यानी ये भी हमारे लिए प्रॉफिट होने वाला है। तो ये केस क्या होने वाला है, देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने कितना बनाया था, 30,000, वो डेबिट करेंगे, और वो क्या करेंगे, 30,000 यहाँ पर डेबिट और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। उसके साथ साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि जो 10,000 का हमारा एक्सेस प्रॉफिट है, सबसे पहले ये हमारे लिए एक्सेस प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो इसको डेबिट करेंगे 10,000 से, और क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को 10,000 से। फिर फाइनली हम लोग क्या एंट्री करेंगे, जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है दोस्तों उसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे 10,000 से और क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को 10,000 से। तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस जो अराइज हो सकते थे उसको हमने क्या किया है, कवर किया है। अब इसके अलावा इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं बन सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी द बेनिफिट ऑफ विच विल रिसीव इन डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स, यानी जिसका बेनिफिट हमको कई सालों तक मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अकाउंटिंग टर्म को बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं ये फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में आता है। यानी फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट होता है, फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव नो वैल्यू इन द मार्केट, यानी जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती है। तो एक कंफ्यूजन आप लोगों को और हो सकता है कि क्या गुडविल फिक्टिशियस एसेट है। तो दोस्तों गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गुडविल की मार्केट में वैल्यू होती है, इस वजह से वो फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चंस पूछने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अगर डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन होगा तो उसके केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट ऑफ करते हैं। क्यों राइट ऑफ करते हैं, क्योंकि इसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती है। इसको हम लोग एसेट साइड दिखा के रखते हैं बैलेंस शीट में। तो इसको फिर फाइनली हम लोग राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे जो कि रिड्यूस करेगा, इस वजह से इसको हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट को। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने क्या किया है, राइट ऑफ किया है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दोस्तों कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर गिवन है
तो उसको हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं और ओल्ड रेशियो में इन बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ये आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, फिर हम लोग रिटायर और डेथ में भी पढ़ते हैं, उसके बाद फाइनली हम लोग जब चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसके केस में भी हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो डिफरेंट केसेस में हमको बनाना पड़ता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने ही मिलने हैं, यानी कंफर्म है कि यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आपको मिलने हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है और क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों रिवैल्यूएशन अगर बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर, यहीं से पहला क्वेश्चन हमारा बनता है। तो सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है इसका नेचर जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते क्यों हैं। तो दोस्तों व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट आर प्रिपेयर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म आर शोन एट दियर रिवाइज्ड चेंजेस। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात ही कर लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं। यानी जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या उसके डिफरेंट पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में चेंजेस होते हैं, या फिर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा होता है, तो उसके केस में होता क्या है कि वैल्यूज जो एसेट्स और लायबिलिटीज को होती हैं उनको रिवाइज किया जाता है, यानी चेक किया जाता है कि एक्चुअल में जो बुक में वैल्यू गिवन है और एक्चुअल में मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है। तो उसको और लायबिलिटीज को भी हम लोग रिवैल्यूएट करते हैं, रिवैल्यू करते हैं, फिर उस पे जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो क्या करते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है, इसका फॉर्मेट आप लोग याद कर लीजिए, टू साइड देयर इज डेबिट एंड क्रेडिट साइड, इधर आप लोग एक्सपेंस साइड और इधर इनकम साइड भी मान सकते हैं। तो इसको कल दोस्तों हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसके फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज, यानी अगर आप लोग जनरल एंट्रीज समझ जाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डायरेक्टली यानी जनरल एंट्री से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस जो हमने कराए हैं क्लास में समझ में आया होगा, और जिन्होंने अभी तक विरासत एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विरासत एकेडमी।